आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन है 28? ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्मॉल टेलीस्कोप, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी हमको फोकल लेंथ दे रखी है 140 सेंटीमीटर और जो इसका आईपीस है, आईपीस की फोकल लेंथ हमको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। आगे ना डिफाइन किया है नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जब फाइनल इमेज कहां बनती है इंफिनिटी में बनती है, क्या फार्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस के 140 अपॉन 5 कितना बनेगा काट लो 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 28 आ गया इसकी मैग्नीफाइंग पावर। बी केस देखो आगे, द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। जब फाइनल इमेज कहां बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर बनती है, तो हमको इसकी क्या बतानी है मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी है आपकी f4 अपॉन fv 1 प्लस fv अपॉन d। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है तो इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल आ गया। f4 की वैल्यू कितनी है 140 अपॉन fv की वैल्यू कितनी है आपकी 5 1 प्लस fv की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन d की वैल्यू पुट कर दो 25 डी डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। ठीक है, कितना बन जाएगा आपका ये 5 से 140 को ऊपर काट के रखा है, कितना है 28 5 पंजे 25। ठीक है, 5 1 5 है 6, तो ये बन गया आपका 6/5। ठीक है, 8 6 48 80 तक 4 6 दूनी 12 4 16 168/5 5 दिया 15 एक बचा 5 दिया 15 3 5 36 33.6। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर है जब फाइनल इमेज कहां बन रही है आपकी इंफिनिटी पे बन रही है, और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.28a। तो 9.28 जो पिछले क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो टेलीस्कोप डिस्क्राइब किया गया था, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। आपको बताना था उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में और आईपीस के बीच में कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो पहले पार्ट में 28 के पहले पार्ट में जो फाइनल इमेज है वो कहां बन रही है इंफिनिटी में बन रही थी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो पहली इमेज बनी होगी हमारी पहले लेंस के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद इनफाइनाइट ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनी होगी वो कहां बनी होगी, वो तो हमेशा इसके फोकस पे बनती है, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहली इमेज है दूसरे लेंस से कितनी दूरी पर रखी होगी, इसकी फोकस पर रखी होगी, फोकस ऑफ आईपीस। ठीक है, तब तो फाइनल इमेज कहां बनेगी इंफिनिटी पे बनने वाली। तो हमको इनका सेपरेशन बताना था दोनों लेंस के बीच में कितनी दूरी होगी। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आप आसानी से करेस्पॉन्डिंग से निकलो। किसके बराबर हो जाएगी f4 प्लस f3। f4 कितना है 140 प्लस f3 कितना है 5। ठीक है, कितनी हो गई 145 सेंटीमीटर। जब इसका इज दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड if this telescope is used to view a 100 meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens। ये कह रहे हैं कि हम इस टेलीस्कोप का उपयोग कर रहे हैं एक टावर को देखने के लिए जो कितनी दूरी पर है आपके 3 किलोमीटर। तो ये मान लो यहाँ पर 3 किलोमीटर दूरी पर 100 मीटर हाइट का टावर है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, मीटर में लिखोगे तो ये 3000 इसकी मान इसकी इमेज कहां बनेगी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की बहुत दूरी पर रखा है, तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पे।
द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। के ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है टावर की, उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज एच। ठीक है, ये वाली हाइट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखो ये दो ट्रायंगल देख लो, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है 90 एंगल, तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी हाइट 100 मीटर अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगी ये वाली डिस्टेंस फिर नीचे वाली साइड का रेशियो है ना, सिमिलरिटी की कंडीशन यूज कर दो, सिमिलर साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, अपॉन फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है 140। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 100 इंटू 140 अपॉन 3000 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर है आगे? इसके बाद इसका सी पार्ट देखो, आगे क्या है सी पार्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बन रही है आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, क्योंकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। इसका मतलब अब जो आपकी पहली इमेज बन रही है वो दूसरे लेंस के फोकस पर नहीं होगी, है ना, उससे कुछ कम दूरी होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, फिगर को मान लेते हैं कि हमने इसको लेंस को इस जगह पर सेटअप कर दिया है, यहाँ पर इसका फोकस कहीं यहाँ पड़ेगा F और ये इस तरीके से ताकि जो इसकी फाइनल इमेज बनेगी, मान लो कहीं यहाँ पर बन रही है आपके पास फाइनल इमेज, और ये कितनी दूरी पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? तो मुझको इस फाइनल इमेज की हाइट निकालनी है, इसको HE डैश मानो, क्योंकि ये वाली जो हाइट है ये पहले जो दूसरा लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की हाइट बन जाएगी, क्योंकि पहले वाले की इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है, और ये आपकी सबसे फाइनल इमेज हो जाएगी। ठीक है, इसकी हमको हाइट निकालनी है। तो ये वाली हाइट तो मुझे पता है HE 40/3, ये मुझको कैलकुलेट करना है। अगर मैं इनकी मैग्नीफिकेशन निकाल लूँ, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन को आप दो तरीके से लिखते हैं, तो डिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। डिस्टेंस की फॉर्म में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेकंड लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है d, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है u। ये वाली डिस्टेंस u मान लो, ये u मान लो। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से देखो, अगर मुझको पता करना है u की वैल्यू कैलकुलेट करते तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/r। v की वैल्यू नेगेटिव में रखो, माइनस d, माइनस इसकी वैल्यू पुट करो माइनस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस इक्वल टू 1/, तो ये 1/v किसके बराबर आता है, 1/f प्लस 1/d, और यहाँ से f ही आ जाएगा ना, फोकल लेंथ ऑफ आईपी। यहाँ से अगर आप 1/d कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस d/f। तो 1/u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/d 1 प्लस d/f। ये पहले कैलकुलेशन कर चुके होगा ना, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर जब निकाली थी ऑब्जेक्टिव की, और सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, उसमें हमने इसको यूज किया। तो d से d कैंसिल, फाइनल फॉर्मूला 1 प्लस d/f। तो ये मुझको मैग्नीफिकेशन बता देगा 1 प्लस d/f कितनी हो जाएगी। इसको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस 1 प्लस d/f कितना हो जाएगा, 1 प्लस d कितना है 25, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, अपॉन f की कितना है, आईपीस की फोकल लेंथ 5, तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर? नीचे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस हाइट ऑफ फाइनल इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। क्लियर? यहां से भाई h डैश कितना आ जाएगा, me इनटू h, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस 6 है, इनटू हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है 14/3। क्लियर? 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6, और कितना बन जाएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर।
अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जब मैंने ये वैल्यूज पुट की थी तो ये 100 मीटर था, ये सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर था, ये तो हमें कैलकुलेट करना था, ये भी किस में था, मीटर में था, और ये किस में था, सेंटीमीटर। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ रहा है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन है? A Cassinian telescope uses two mirrors as shown in figure 9.30। ठीक है, कैसिनियन टेलीस्कोप की पीछे फिगर बनी हुई है, फिगर नंबर 9.30 बना लेता हूं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप है जिसमें मिरर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर लगा होता है कॉनकेव मिरर, जहाँ से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं और फोकस हो जाती हैं मान लो इस पॉइंट पर, जो भी इसका फोकल पॉइंट होगा मिरर का। ठीक, उससे पहले हम एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं, तो ये तो आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये लाइट रेज इस मिरर से टकरा के वापस नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी, और यहाँ पर बीच में, ठीक है, यहाँ से लाइट रेज बाहर निकलती है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा आईपीस लगा होता है, जिससे हम फाइनल इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक कॉनकेव मिरर हो गया और एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया आपका कैसिनियन टेलीस्कोप। देखो क्या दिया गया है इसमें दो मिरर है, सच टेलीस्कोप इज built with the mirrors 20 millimeter apart, ये बीच की डिस्टेंस है 20 millimeter। ठीक है, if the radius of the curvature of the large mirror is 220 millimeter, लार्ज मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 लिखो, इस मिरर की कितनी रखी है, 220 मिलीमीटर, 220 मिलीमीटर, एंड द स्मॉल मिरर इज 140 मिलीमीटर, और ये जो दूसरा मिरर है आपका, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 140 मिलीमीटर, इसको r2 से लिखो। ठीक, 40 मिलीमीटर। Where will the final image of the object of an object at infinity be? तो इन दोनों मिरर के कारण अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे रखा है, उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है ये हमें बताना है ना, उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी कौन से मिरर से टकराएंगी, पहले मिरर से, उसकी इमेज क्या बनेगी, इसके फोकस में बनेगी। किसी मिरर का फोकस क्या होता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो अगर इस मिरर की मैं फोकल लेंथ निकालूं f1, क्या हो जाएगा, ये r1/2, कितना हो गया, 220/2, कितना आएगा आपका 110। ठीक है, 110 मिलीमीटर। जाहिर सी बात है आपका नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ इस तरफ अप्लाई करने वाला है। तो यहाँ से जब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, किस पॉइंट पर फोकस होंगी, किस पॉइंट पर फोकस होंगी, इसके फोकल पॉइंट पर 110 मिलीमीटर पर। ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मिलीमीटर, यहाँ पर कई पॉइंट मान लो 110 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा f1, इसका फोकल पॉइंट। क्या लगा था कि तो ये लाइट रेज यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगी और कहीं इस पॉइंट पर, ऐसे कहीं इस पॉइंट पर उनकी इमेज बनती, कब, जब हमारे पास ये मिरर ना होता। तो ये लाइट रेज यहाँ से आती, इस पॉइंट पर मिलती, लेकिन बीच में क्या आ गया, दूसरा मिरर आने वाला है। तो इस मिरर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज किस पॉइंट पर बनाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले मिरर ने तो इमेज को f यहाँ पर बना दिया, और ये जो दूरी है दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर है? करिए, अब ध्यान से देखो, दूसरे मिरर के लिए देखो कैलकुलेशन, ये डिस्टेंस बनेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, दूसरे मिरर के, इसको चाहे u2 से लिखो। तो u2 कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, u2 कितना हो जाएगा, इस मिरर से ये दूरी कितनी है, 110 मिलीमीटर, जबकि दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी है, 20 मिलीमीटर। तो कितनी दूरी बच गई, 110 माइनस 20, ये आ जाएगी आपकी 90 मिलीमीटर। इसका साइन मुझे कैसा लेना है, ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। देखो लाइट इधर से आ रही है, तो इस मिरर के लिए इधर की दूरी हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, और इधर की दूरी
पॉजिटिव में, क्योंकि आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वास्तव में तो नहीं रखा है यहाँ है ना, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज मिरर पर पड़ रही है, जिस पॉइंट पर वो मिलती है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाती है, और उसका साइन कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, तो U2 की वैल्यू हो गई +90 मिलीमीटर। ठीक है, सेकंड की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, f2 140/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर /2 70 मिलीमीटर। फाइनली मैंने निकाल दिया, तो 1/v देखो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगेगा, तो मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v कैलकुलेट करनी है, प्लस 1/u की वैल्यू 90 इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है 70, ये 70 होगी आपको। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/70 माइनस 1/90, सिंपल इसका सेकंड है 63 630। ठीक है, कितना बचेगा ये 9 माइनस 7, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 630/2, 2 दिया 6, कितना हो जाएगा 2 कर 2 2 बचे 10, 315 मिलीमीटर, ये क्या आ जाएगी फाइनल इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। सिंबल कैसा है इसका, पॉजिटिव, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इस डायरेक्शन में कहीं बनेगी। तो देखो ये क्या करने वाला है, जो कन्वर्जिंग लेंस है इसको कन्वर्ट तो करेगा, ध्यान से देखो, इस पर जब कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग मिरर बनता है ना, तो यहाँ से जब लाइट रेज पड़ेगी नॉर्मल से, तो इस तरीके से ऐसे कहीं चली जाएगी इस डायरेक्शन में, लेकिन फाइनली वो कैसे रहने वाली है, डाइवर्जिंग, तो पीछे कहीं पॉइंट पर यहाँ पर रुकी नहीं करने वाली। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, कितनी निकल गई 315 इमेज डिस्टेंस, तो फाइनली में इस पॉइंट पर कहीं बनेगी 315 मिलीमीटर। क्लियर है, देखिए नोट कर लो इसको जल्दी। आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल, इट ट्रेसेस बैकवर्ड एज शोन इन फिगर 9.33। ठीक, तो ये कह रहे हैं प्लेन मिरर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये जो मिरर वाला गैल्वेनोमीटर होता है, तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें क्या है प्लेन मिरर अटैच है। ठीक, अब किस तरीके से कि यहाँ पर से हमने एक सोर्स है लाइट का, ये सोर्स है, इससे हमने लाइट डाली और प्लेन मिरर से टकरा के लाइट क्या गई, वापस आ गई, लाइट क्या आई, वापस आ गई। ठीक, आगे देखो उसके बाद, द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 डिग्री ऑफ द मिरर। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस रखी थी 1.5 मीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट चालू किया, तो गैल्वेनोमीटर में करंट चालू करने से जाहिर सी बात है क्या लगती है, टॉर्क लगती है, और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, किसी एंगल से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये इससे क्या है, वायर से आपका मिरर अटैच है, जब वायर डिफ्लेक्ट होगा, आपका कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, तो उससे अटैच है मिरर, ये भी क्या होगा, ये भी डिफ्लेक्ट होने वाला है आपको। आई बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है वो एंगल कितना है आपका, कितना एंगल है आपका 3.5 डिग्री। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे। कि जब ये आपका जो मिरर है, कौन सा क्वेश्चन 31 है, जब आपका जो मिरर है वो 3.5 डिग्री से घूमेगा, तो ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पर पहले इसकी इमेज सीधी बनी थी, लाइट रे गई सीधी टकरा के आ गई, अब ये पॉइंट कहाँ जाने वाला है, तो ध्यान से देखो, हमने नियम पढ़ा है रिफ्लेक्शन का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मेरे पास एक प्लेन था, प्लेन पर ही मैंने परपेंडिकुलर बना लिया, पहले लाइट रे सीधी आई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। अब मैं इसको 3.5 डिग्री से मोड़ दूंगा, तो जो इस पर सरफेस पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल ये नॉर्मल इस पे नॉर्मल बना दिया, तो नॉर्मल भी पहले के मुकाबले कितनी डिग्री से मुड़ जाएगा, 3.5 डिग्री से, ये क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ ये एंगल इंसिडेंट एंगल, अब ये रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 3.5 डिग्री का एंगल बनाने वाली। तो यहाँ से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रे होगी आपकी, मान लो कि हम इस पॉइंट पर ये मिली है, ये
ये वाला एंगल भी कितना होगा, दूसरा भी 3.5 डिग्री, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 7 डिग्री। क्लियर है? अब इस एंगल को किसमें बदल लो, रेडियन में बदल लो। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 गुणा 2 कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया 7 डिग्री। और रेडियन में लिखेंगे 7 इंटू पाई बाई 180, ये किसमें आ गया आपका, रेडियन में आ गया। एंगल को रेडियन में ले लिया। हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है d, बेस कितना है 1.5, तो d की वैल्यू 1.5 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी 7 इंटू पाई की 3.14 अपॉन 1। ठीक है, ये इसको आप चाहे तो 22/7 कर लो, 22/7, नीचे क्या आएगा आपका 180, 7 से तो 7 खत्म हो जाएगा, और काट लो इसको 1.5 इंटू 10, 2 से काट लो 11/90। ठीक है, तो इस रेशियो को सॉल्व करके 10 की टेबल में, जो 10 की आपको टेबल दी हुई होगी टेंजेंट की, वहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे और 1.5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें आएगी मीटर में आ जाएगी, पूरी दूसरी डिस्टेंस की किसमें मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 32। फिगर 9.34 shows an equiconvex lens of refractive index 1.50। तो हमको यहाँ पर एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस दे रखा है फिगर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैं रखा है 1.50। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद ए लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। तो देखो नीचे हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो गया, उसके बाद ये लिक्विड हो गया पानी, प्लेन मिरर के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी डाला और उसके ऊपर क्या रखा, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब देखो यहाँ पर ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, दो लेंस का, ये जो आपका ग्लास का लेंस है ये कैसा है, कॉन्वेक्स, और जो आपका वाटर का लेंस है ना वो कैसा बनेगा, कॉनकेव या प्लेनो कॉनकेव। एक साइड तो इसकी प्लेन है और पानी का जो लेंस बनेगा नीचे, एक साइड क्या होगी इसकी कॉनकेव होगी, तो प्लेनो कॉनकेव या कॉनकेव लेंस बन गया आपका ये। ठीक, आगे देखो, a small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found on the position of the needle। तो यहाँ पर हमने नीडल रखी, नीडल ली और इस नीडल को यहाँ पर रखा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसके बीच में एक्सिस बना ली, हमने यहाँ पर रखा। नीडल को हमने तब तक मूव किया जब तक उसकी जो इमेज है, प्लेन मिरर में हमको इमेज दिखाई देगी, जब तक नीडल की इमेज हमको उससे कुछ ऊपर दिखाई दी या उससे कुछ नीचे दिखाई दी, तो हम उसको ऊपर नीचे मूव करते रहे। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारी नीडल रखी है, वहीं पर हमको क्या दिखाई दी, उसकी इमेज, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, इसी पॉइंट पर बन रही है। फिर हमने इसको मूव करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारे पास नीडल की और लेंस की ये दूरी है, ये सिस्टम से स्क्रीन की दूरी आई है, कितनी आई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, द लिक्विड इज रिमूव्ड, फिर हमने क्या किया, पानी को हटा दिया नीचे से, लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। फिर से यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस बार हमने पानी को हटाया, कॉन्वेक्स लेंस को लिया, ग्लास के ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर रखा और फिर से हमने नीडल की इमेज बनाई उसी पॉइंट पर। दूसरे केस में जो इमेज बनी है वो कितनी दूरी पर आई है, जब सेम पॉइंट पर ऑब्जेक्ट और सेम पॉइंट पर इमेज है तो वो मिली हमको 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, आपको लिक्विड का क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो हमको इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, पहले केस को ध्यान से देखो, पहले इस केस को, लाइट रेज यहां से निकली है, पहले लेंस पे टकराएंगे, क्योंकि इमेज इसी पॉइंट पर बन रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझो, ध्यान से देखो, जब लाइट रेज यहां से बनेगी तो जरूर वो लेंस पे टकराने के बाद क्या हो गई होंगी, पैरेलल हो गई होंगी। पैरेलल होने के बाद वो प्लेन मिरर पे कैसे टकराएंगी, नॉर्मली, यहाँ पर कैसे टकराएंगी, नॉर्मली टकराएंगी, और नॉर्मल टकराएंगी तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएंगी, उसी डायरेक्शन में वापस होंगी, पैरेलल रेज से टकराएंगे, फिर से इस पॉइंट पर मिल गई, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस लेंस का फोकस ही तो हो गया, क्योंकि मुझे पता है फोकस से जब लाइट रे निकलती है तो पढ़ने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। प्लेन मिरर ने उनको उल्टा कर दिया, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, प्लेन मिरर से फ्री टकरा के पैरेलल जाएगी,
लेंस पे पड़ने के बाद फोकस पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये 30 सेंटीमीटर ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो गया, फोकस हो गया। क्लियर? ये क्या मिल जाएगी आपको, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये इसको f1 मान लो, इसको 1 मान लिया इस लेंस को, और पानी के लेंस को 2 मान लिया। इसकी फोकल लेंथ f1 कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन। यहाँ भी क्योंकि इमेज इसी पॉइंट पर बन रही है, तो इमेज इस पॉइंट पर तभी बन सकती है जब यहाँ से लाइट रे निकलेंगी, इससे और इससे दोनों से टकराने के बाद, दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, इसमें भी और कॉनकेव मिरर में भी। दोनों से टकराने के बाद वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, प्लेन के पैरेलल। मिरर पे कैसे टकराएंगी, परपेंडिकुलर टकराने वाली है, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, और वापस हो जाएगी, फिर से इमेज यही बन रही है। तो ये पॉइंट फोकस किसका होगा, इस पूरे सिस्टम का होगा, इस वाले लेंस का भी प्लस इस वाले लेंस का भी। इसका पूरे सिस्टम की जो पैरेलल सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। इसको एफ से लिखो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। इसकी फोकल लेंथ को हमने पहले निकाल लिया f1, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। जो पानी का लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लो, f2। इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये हमें दे रखी। अगर मुझे यहाँ से पानी के लेंस की, वाटर कॉनकेव लेंस की, तो मुझे फोकल लेंथ निकालनी होगी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर लेंस हटे सिटे रखे हैं, थिन लेंस का फॉर्मूले से ये हमने बनाया है फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान से देखो, 1/, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/f1 कितनी है, 30 प्लस 1/f2। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 1/45 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/f2। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा आपका ये 90, 45 दूनी 90, 2 माइनस 30 या 90, 3 1/f2। तो यहाँ से जो f2 की वैल्यू आएगी, रेसिप्रोकल कर लो इसका, माइनस के 90 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आई है, क्योंकि ये लेंस कैसा है आपका, कॉनकेव लेंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो पता चल गई, पानी का जो लेंस है, मुझे क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और फोकल लेंथ में क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 सेकंड रेस्पेक्ट टू 1/r1 प्लस 1/r ठीक है। अब f की वैल्यू मुझे पता है सेकंड लेंस के लिए, मुझे म्यू निकालना है, लेकिन मुझे एक और चीज नहीं पता है, r की वैल्यू, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कॉनकेव लेंस का, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्या ये ग्लास लेंस के बराबर नहीं होगा? भाई पानी तो उसी शेप में आ जाएगा जैसा कर्वेचर ऊपर का होगा, जैसी सतह उसके ऊपर रखोगे उसका कर्वेचर भी उसी में चेंज हो जाएगा। मतलब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका निकालूंगा, ग्लास लेंस का। वही किसका होने वाला है आपका, इस कॉनकेव साइड का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होने वाला है। तो ग्लास लेंस के लिए पहले r की कैलकुलेशन करें, ठीक है। और ग्लास लेंस क्या है, 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/1 ग्लास लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, ग्लास लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 30 इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1/, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को r मान लो। ये कैसा लेंस है, इक्वल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों ही साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेम होगी। तो 1/r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस 1/, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया एक आपके पास लेंस है, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज आएंगे इस डायरेक्शन से, तो जो r1 की वैल्यू है, r1 की पहली सरफेस की वो आप प्लस में लोगे, और दूसरी सरफेस की रेडियस कर्वेचर माइनस, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पर होगी, तो ये माइनस के r हो जाएगा। क्लियर? कितना हो गया, 1/30 इक्वल टू 0.5 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r कितना, ये 2/r।
2/r हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा 5 में कितना 10, एक संख्या के बाद पॉइंट तो एक ही बन जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। जो r की वैल्यू यहाँ पर होगी इसकी कॉन्वेक्स लेंस की, वही r की वैल्यू कॉनकेव लेंस की होने वाली है, r1 की वैल्यू। अब कॉनकेव लेंस के लिए कैलकुलेशन करनी है, जो पानी का लेंस था देखो कुछ इस शेप का है, कॉनकेव लेंस इस शेप का है। ठीक है, एक सरफेस क्या है इसकी कॉनकेव है, दूसरी सरफेस क्या है प्लेन है, इस डायरेक्शन से राइट रेज आएंगी। मुझे एक बात बताओ, जो r1 है, r1 की वैल्यू यहाँ पर किस साइन के साथ दूंगा, इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो नेगेटिव दे दूंगा, और r2 की वैल्यू क्या बनने वाली है आपकी, r2 ये तो प्लेन है तो इंफिनिटी बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या बनेगी, प्लेन मिरर है ना दूसरी साइड, प्लेन साइड के लिए कर्वेचर क्या हो जाएगी इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक, फाइंड करो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दूसरा मीडियम एयर मान लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर आ जाएगा 1/, फोकल लेंथ कितनी आई है f2 की -90, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 की वैल्यू -30, इधर से राइट ले ले रहे हैं, -1/∞, ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना आएगा सॉल्व करके, ये तो 0 बन जाएगा, 30 धर लिया, 30/90 माइनस से माइनस कट जाएगा इसका, +1 = μ। ठीक है, +1 आ जाएगा, 3 3 1/3 + 1 = μ, और ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 4/3 या 1.10/3 1.3। क्लियर है?